हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं भारतीय भवन का साइंस क्लास 6 का 13 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी, इसका कारण ये है कि मेरा खुद का एग्ज़ाम था, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना के ला रही थी आप सबके लिए। ठीक है, अब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में परिवहन के साधन क्या थे? नाम लिखे। तो पहला साधन थे पशु, जिसके अंतर्गत घोड़ा, हाथी, गधा, ऊँट ये सब आते हैं। ठीक है, और तीसरा साधन थे पैदल और चौथा नाव। ठीक है, इन सभी साधन का उपयोग किया जाता था। उस टाइम में गाड़ी वाड़ी नहीं था। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मापन क्या है? किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्या में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मापन से प्राप्त परिमाण को व्यक्त करने के लिए किन दो बातों का उल्लेख आवश्यक है? तो परिमाण को व्यक्त करने के लिए संख्यांक और मात्रक की आवश्यकता होती है। ठीक है, बीते कदम या हाथ को लंबाई का मानक मात्रक क्यों नहीं माना जा सकता है? बीते कदम, ठीक है, बीते कदम या हाथ को लंबाई का मानक मात्रक मानने के लिए सबका समान होना चाहिए, जो कि सबका बीते कदम या हाथ का समान होना संभव नहीं है, इसलिए नहीं माना जाता है। यानी किसी का हाथ छोटा भी हो जाता है, यही सब कारण है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित लंबाइयों को घटते क्रम में लिखे। ठीक है, 5 मीटर, 5 मिलीमीटर और 5 किलोमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घटते क्रम में यानी ज़्यादा से कम की तरफ। ठीक है, तो 5 किलोमीटर यानी किलोमीटर सबसे बड़ा है तो किलोमीटर होगा, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर सबसे कम होता है मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित लंबाइयों को बढ़ते क्रम में लिखें, यानी कम से ज़्यादा की तरफ होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर। आप लोग करके देखिए पहले, उसके बाद आंसर देखिएगा। तो देखिए, मतलब सबसे कम तो होता है मिलीमीटर, तो पहला होगा 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, पेड़ की परिधि मापने के लिए किस मापक युक्ति का उपयोग करना चाहिए? पेड़ की परिधि डी टेप या कैलीपर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, चलती हुई बस में बैठा व्यक्ति विराम में है या गति में? चलती हुई बस में बैठा व्यक्ति गति में है। ठीक है, और 9वां नंबर क्वेश्चन है, सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई कण किसी सरल रेखा पर चलता है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वक्र रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई कण किसी वक्र रेखा पर चलता है तो उसकी गति को वक्र रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति किसे कहते हैं? जब कोई कण किसी वृत्त के परिधि पर घूमता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति या वर्तुल गति कहते हैं। घूर्णी गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के चारों ओर इस प्रकार गति करती है कि उसके कण विभिन्न वृत्तीय भागों पर चल रहे हो तो उसकी गति को घूर्णी गति कहते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके वीडियो को पोस्ट कर, यानी वीडियो को रोक के सारा क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन है, आवर्त गति किसे कहते हैं? एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। यानी मतलब कि एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार, यानी फैन जो होता है एक ही दिशा में बार बार घूमता है। जैसे झूला हो गया, झूला भी एक ही दिशा में बार बार मतलब कि कुछ समय अंतराल में वहीं आके वहीं जाता है, वहीं से आके वहीं जाता है। और जैसे घड़ी का सुई हो गई, वो भी मतलब कि एक कुछ समय बाद वहीं पे आके रुकता है, फिर वहीं से आता है। इस तरह से इसे आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, उदाहरण ये सब होगा। और 14वां नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की लंबाई एक
1.55 मीटर है, इसे सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में व्यक्त करें। व्यक्ति की लंबाई 1.55 मीटर। इस तरह से आप लोग तोड़ सकते हैं, देखिए, ठीक है। ये कोई बोलने कितना बोलूँ इसमें नहीं समझ आएगा, देख लीजिए, ठीक है। और ये भी एक क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग खुद से ही डील कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। और एक पेंसिल की लंबाई स्केल के से मापते समय यह मापा गया कि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 4.0 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का पाठ्यांक 12.3 सेंटीमीटर है। पेंसिल की लंबाई कितनी होगी? तो पेंसिल की लंबाई बराबर अंतिम पाठ्यांक माइनस प्रारंभिक पाठ्यांक। तो अंतिम पाठ्यांक है 12.3 सेंटीमीटर और माइनस 4.0 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को घटा के 8.3 सेंटीमीटर हुआ। यही है पेंसिल की लंबाई, ठीक है। तो 17वां नंबर क्वेश्चन है, आवर्त गति के 2 उदाहरण लिखें। बच्चे की झूले की गति, यानी झूला एक आवर्त गति के बारे में हम बता चुके हैं। और दूसरा होगा पेंडुलम, यानी घड़ी के पेंडुलम, यानी घड़ी का सुइया जो होता है उसे एक बोलते हैं पेंडुलम की गति, ठीक है। और लघु उत्तरीय क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, जमीन, पानी और वायु में परिवहन के 2 साधनों के नाम लिखें। जमीन, पानी, वायु, यानी जमीन पे चलता है बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, यही सब होगा। और पानी में जहाज, नाव, ये सब होगा। और वायु में हेलीकॉप्टर, रॉकेट, हवाई जहाज, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मानक मात्रक क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों होती है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। मापों में शुद्धता एवं एकरूपता लाने के लिए विश्व भर में वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार करा है, जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति संक्षेप में एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। सभी लंबाई या चौड़ाई को मीटर या सेंटीमीटर में मापने के लिए मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। ग्राहक अपनी ग्राहक की माप लेने के लिए फीते का उपयोग करते हैं, यानी दर्जी होगा अपने ग्राहक की माप के लिए। सॉरी, ये गलत लिखा गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, छोटे और बड़े मात्रकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। छोटी दूरी को मापने के लिए छोटे मात्रक, बड़ी दूरी को मापने के लिए बड़े मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हम छोटे और बड़े मात्रकों का उपयोग करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्केल से लंबाई मापते समय हमें कौन सी 3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। स्केल से लंबाई मापते समय निम्नलिखित 3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। स्केल की सही तरीके से रखना। दूसरा, स्केल के शून्य पठन वाला सिरे स्पष्ट न हो तो लंबाई की सही माप लेना। आँख का सही स्थिति, ठीक है। और 5वां नंबर क्वेश्चन है, विराम और गति दोनों ही पद अपेक्षित है। उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या करें। यदि कोई वस्तु विराम में है तो उसमें गति नहीं हो सकती, या यदि वस्तु गति में है तो वह विराम अवस्था में नहीं हो सकती, ठीक है। इस तरह से चित्र मतलब कि बताया गया है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण देकर वृत्तीय और घूर्णी गति के अंतर को बताएं। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वस्तु की वृत्तीय गति कहा जाता है। ये बात से ही स्पष्ट होता है कि क्या इसका डिफिनेशन होगा, ठीक है। मतलब वृत्तीय गति तो वृत्ताकार पथ पर गति करती है, ठीक है। जैसे पत्थर की वृत्तीय गति, पृथ्वी की वृत्तीय गति, ठीक है। घूर्णी गति, जब वस्तु अपने जगह पर ही स्थिर रहकर घूमती है, जैसे लट्टू का नाचना, कुम्हार के चाक की गति, बिजली के पंखे की गति आदि घूर्णी गति कहलाती है, ठीक है। और एक ही वस्तु में एक ही साथ 2 या 2 से अधिक प्रकार की गतियाँ हो सकती है। इस प्रकार की गति को 3 उदाहरण लिखें। कभी कभी एक वस्तु में एक से अधिक प्रकार की गति हो सकती है, यह मिश्रित गति कहलाती है। आदि कहलाती है। उदाहरण, चलती ट्रेन के पहिया,
अनुवादकीय घूर्णन गति, पृथ्वी की गति घूर्णन गति, अवधित गति घुमावदार गति, निश्चित समय निश्चित दूरी। ठीक है। सिलाई मशीन अवधि गति घूर्णन गति, सुई और चलती है। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के ओर आ चुके हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है, दूरी मापने के लिए किसी प्रत्यास्थ फीते का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है? ऐसा करने से जो समस्याएं आ सकती हैं उन्हें लिखें। लोचदार मापने वाला टेप नहीं उपयोग करते क्योंकि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी की गलत लंबाई बताता है। कारण पहला, लंबाई भिन्न होती है और उस बल पर निर्भर है जिसके द्वारा इसे खींचा जाता है। समस्या, लोचदार टेप पहला नंबर, भले ही एक ही उपयोग किया जाए लेकिन हर बार 2 या 3 तरह के रीडिंग देती है। दूसरा, अलग अलग व्यक्ति समान दूरी मापे तो माप का मान भिन्न होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वक्र रेखा की लंबाई मापने की एक विधि का वर्णन करें। वक्र रेखा AB की लंबाई मापने के लिए एक लंबा धागा लें और उसके एक सिरे पर एक चिन्ह बना दें। इस चिन्ह को वक्र रेखा के एक छोर पर रखें तथा धागे को अपने अंगुली और अंगूठे द्वारा तने हुए रखकर इसके एक छोटे भाग को वक्र रेखा की अनुदिश रखें। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को दबाकर दूसरे हाथ से धागा को वक्र रेखा के अनुदिश थोड़ा और फैलाएं। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए धागे के दूसरे सिरे B तक पहुँचे। अब धागा का जो भाग B पर है वहाँ एक चिन्ह लगा दें। अब धागे पर बनाए गए दोनों चिन्हों के बीच की दूरी को मीटर पैमाने की सहायता से मापें। यह माप वक्र रेखा AB की लंबाई है। ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए आराम से। हाँ, इसका चित्र भी है, जिसका चित्र ये है। ठीक है, इसे भी बना लीजिएगा। ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी चलती हुई कार के पहिए तथा छत से लटके चलते हुए बिजली के पंखे की गतियों में क्या समानताएं और असमानताएं हैं? समानताएं, कार के पहिए तथा छत से लटके पंखे एक निश्चित बिंदु पर चारों ओर घूम रहे होते हैं। ये गति वृत्ताकार गति कहलाती है। और असमानताएं, कार आगे बढ़ते हैं तो यह रेखीय गति करती है पर छत के पंखा जो है वो वहीं पर से वहीं रह जाते हैं। कार रेखीय गति है। ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ, उसे भी हम मतलब कि सॉल्व कर देते, बता देते हैं। वैसे सॉल्व किया ही गया एक बुक में ही। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया है तुलना करने की। किस राशि के परिमाण के पूर्व वितरण के लिए आवश्यक है? परिमाण के पूर्ण वितरण के लिए आवश्यक है मात्रक और संख्यांक दोनों। लंबाई का ऐसा मात्रक है मीटर। और उड़ता हुआ पतंग किस प्रकार की गति करता है? वक्र रेखीय गति। ठीक है। और होगा चौथा नंबर ख। पांचवा नंबर का, घड़ी के पेंडुलम की गति आवर्त गति। और मकान के छत से सीधे नीचे गिराए गए पत्थर की गति सरल रेखीय गति। और ये सही उत्तर के संकेताक्षर क ख ग घ लिखे। एक से अधिक विकल्प सही है। ठीक है। तो एक तिरछे आनत तल पर गतिशील गेंद, तो इसका आंसर यहाँ पे है। इसका ख और ग होगा आंसर। तो ख नीचे की ओर लुढ़कता है और ग घूमता भी है। ठीक है। और यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर है और यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है। तो
तो ये पहले आंसर उतार लीजिए, वीडियो रोक के उसका क्वेश्चन कर लीजिए। इसके बाद ये खाली स्थान भी कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए वीडियो पोस्ट करके आप लोग कर लीजिए, और मिलान चिन्ह भी पूरा कर लीजिए। देखिए सारा यहीं पे अवेलेबल है आपके पास, ये भी कर लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उसको भी हेल्प मिल सके। और बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि मतलब कि बहुत ज़्यादा छूट गया इसलिए, ठीक है। बाय।